हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहां पे करेंगे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8। ठीक है ना। 7 लेक्चर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की है और हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। हमारी इसमें एक क्लास आज की रहेगी और एक क्लास और होगी। देखेंगे अगर हमें क्वेश्चंस अच्छे करने होंगे तो एक क्लास मैं और रख दूंगा सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो अभी आपको इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और फिर हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये हम कंप्लीट करेंगे। टाइम बचता है तो हम लोग देख लेंगे कि ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे किया जाता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेंगे। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेनली आरसी सर्किट करेंगे। आरसी सर्किट हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कुछ उस पर अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो आज के क्लास का हमारा टारगेट क्या है? मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और पोटेंशियोमीटर हमें मेनली ये कंप्लीट करना है। ठीक है। तो अगर कोई नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसके लिए बता दूं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा 1-2 लेक्चर और बचा हुआ है। हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो भी वीडियो आपको देखना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं हमारी 11th और 12th दोनों की सीरीज चल रही है जिसमें हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको 11th के भी लेक्चर्स देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स वहां से मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे? आज हम सबसे पहले करेंगे मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है? एक हमारा सेटअप होता है, एक ऐसा सेटअप होता है जिससे हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मीटर ब्रिज क्या होता है? हमारा एक सेटअप होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। तो मीटर ब्रिज हम किस लिए यूज करते हैं? मीटर ब्रिज इज यूज्ड, आप लिख सकते हो यहां पे, मीटर ब्रिज इज अ सेटअप टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पे मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसमें आप लिख लो, इसमें एक और पॉइंट आप मीटर ब्रिज में लिख लो। वो क्या पॉइंट है? मीटर ब्रिज acts on the principle of Wheatstone bridge। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है। ये हम लोग अभी देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये कैसे काम करता है। जब मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस टाइप से काम करता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। ठीक है। तो हम थोड़ा इसका सेटअप देख लेते हैं, हमारा मीटर ब्रिज होता कैसा है। तो जैसे देखो यहां पे ये एक आपका वुडन फ्रेम होता है, ये एक वुडन फ्रेम होता है जिसमें क्या होता है, इस टाइप से कुछ चीजें लगी होती हैं। ये ठीक है। और यहां पे भी कुछ इसी टाइप से बना हुआ होता है। ठीक है। इसके बीच में एक वायर कनेक्ट होता है। यहां पे अगर हम देखें तो
इसके बीच में क्या कनेक्ट होता है, एक वायर कनेक्ट होता है, ठीक है, ये एक वायर कनेक्ट होता है और यहां पे क्या बनी हुई होती हैं, रीडिंग्स बनी हुई होती हैं। इसकी लेंथ हमें मेजर करने के लिए यहां पे रीडिंग्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये आपका एक मीटर ब्रिज सेटअप है। यहां पे क्या होता है, यहां पे और यहां पे कनेक्ट करने के लिए दो पॉइंट्स दिए होते हैं, यहां पे भी एक पॉइंट रहता है और एक पॉइंट यहां पे रहता है, इसमें भी एक पॉइंट यहां पे रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं। क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं और यहां पे हमारा अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज एक्स का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस हमारे यहां पे कनेक्ट होता है। बाकी हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में हम क्या कर देते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं विद सम रेजिस्टेंस। कुछ रेजिस्टेंस की हेल्प से हम बैटरी यहां पे कनेक्ट कर देते हैं वी पोटेंशियल की, ठीक है। और ये हमारा वायर क्या होता है, ये कंडक्टिंग वायर होता है। और यहां पे क्या कनेक्ट होता है, ये बीच वाले से हमारा एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड रहता है जी, और यहां पे क्या रहता है, एक जॉकी बनी हुई रहती है। हमारे पास क्या रहती है, एक जॉकी रहती है जो मेटल की बनी हुई होती है, जिस जॉकी को हम इस वायर पे कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। इस जॉकी को हम यहां पे रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, कहीं भी हम इस जॉकी को मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता क्या है एक्चुअली, जो ये वायर होता है, ये क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो मीटर ब्रिज वायर, मीटर ब्रिज वायर, ठीक है। मीटर ब्रिज वायर इट इज जनरली ऑफ 1 मीटर। जनरली क्या होता है, ये 1 मीटर का होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको 1 मीटर से ज्यादा या 1 मीटर से कम भी दिया जा सकता है। अगर आपको दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि मीटर ब्रिज वायर आपका कितने लेंथ का है, तब आप कितना लोगे, 100 सेंटीमीटर या आप 1 मीटर लोगे। लेकिन अगर इसकी लेंथ आपको दी हुई है तो आप उसकी लेंथ उस हिसाब से लोगे जो वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है ना। जनरली ऑफ 1 मीटर लेंथ, ये कितनी लेंथ का होता है, 1 मीटर लेंथ का ये जनरली होता है। तो देखो यहां पे क्या होता है, जैसे यहां पे देखो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। और ये क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इसको बोल दें पॉइंट ए और इसको बोल दें हम पॉइंट बी और इसको बोल दें हम पॉइंट सी, ये पॉइंट बी है तो ये पूरा पॉइंट आपका बी ही रहेगा, ठीक है ना। ये कंडक्टिंग होता है तो ये भी पॉइंट आपका क्या रहेगा, बी है, तो ये भी पॉइंट आपका बी रहेगा और ये भी पॉइंट क्या आपका बी रहेगा। ये सी पॉइंट होता है और जहां पे आपने इसको कनेक्ट किया है ये जॉकी को, इसको मान लो आप पॉइंट डी। तो ये जो वायर होता है, जो मीटर ब्रिज का वायर जो होता है, वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होता है, एक यूनिफॉर्म वायर होता है, सो दैट कि यूनिट लेंथ पे अगर आप 1 सेंटीमीटर के बीच में आप रेजिस्टेंस जो देख रहे हो, मान लो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर का भी रेजिस्टेंस 1 ओम ही होगा। सभी अगर आप 1 सेंटीमीटर के आप 100 सेक्शंस कर लो तो सभी का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये एक यूनिफॉर्म वायर होता है, समझ आया आपको, सो दैट कि वहां पे रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारा पॉइंट डी होता है, ठीक है। अब अगर जिस पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, देखो ये कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है। अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जो हमने जॉकी से कनेक्ट किया हुआ है रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी हो गया। समझ आया आपको। तो यहां पे क्या है, ए और सी के बीच में आपकी क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है। ये इसी टाइप से होता है इसका सेटअप जो होता है,
ठीक है। ये क्या है आपका ए और बी के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। इसकी लेंथ मान लो, यहां से इसकी लेंथ मान लो कितनी है, L1 है, जहां पे ये क्या दे रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। देखो अब होता क्या है कि जब हमें रीडिंग निकालनी होती है तो हम कुछ यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हमने 10 ओम रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए जब यहां पे आप देखोगे तो इसके थ्रू एक करंट जाएगा, इसमें इस सर्किट में एक करंट जा रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को हम ऐसे सेट करते हैं ताकि गैल्वानोमीटर से करंट जो जाए वो जीरो जाए, गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आए, ठीक है ना। हम कैसे सेट करते हैं उसको, इस मीटर ब्रिज पे हम जॉकी को तब तक मूव कराते रहते हैं जब तक कि हमारा गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जब गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन हमारा जीरो हो जाता है उस केस में होता क्या है, हमारा ये मीटर ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करने लगता है। कैसे काम करने लगता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें आप देखोगे जब बीच में आपने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, बी टू डी कनेक्टेड है, ये बी टू डी कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये आपने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। तो यहां पे अगर मैं इस L1 का रेजिस्टेंस और ये मान लो L2 है, तो L1 और L2 के बीच का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो ये मान लो हम यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मान रहे हैं लैम्डा। लैम्डा इज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमारा कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L1, और इसका रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू L2 हो जाएगा। अब अगर हमारा गैल्वानोमीटर से जो फ्लो करने वाला करंट है वो अगर जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है इसको हमने मान लिया ये रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से आप बताओ, ये हमारा गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस होगा। अगर ये बैलेंस होगा तो R और X का रेशियो आप क्या लिखोगे, R बाई एक्स इक्वल टू L1 बाई L2 मिल जाएगा। लैम्डा लैम्डा आपका कैंसिल हो जाएगा, L1 बाई L2। तो अगर आपको x निकालना है तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, R L2 डिवाइडेड विद L1, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। जहां पे अगर L1 की कुछ वैल्यू दी हुई है तो आप L2 को डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, 100 सेंटीमीटर माइनस L1 भी आपका कितना होगा, सेंटीमीटर में होगा। समझ आया आपको। इस तरीके से आप L2 की वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि क्या रेजिस्टेंस आएगा, नॉन रेजिस्टेंस। समझ आ गया। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। हम जॉकी को तब तक मूव कराते हैं जब तक गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना आ जाए, और जहां पे गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो आता है दैट मींस वहां पे हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। वहां पे हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी। समझ आया। तो ये आप फटाफट ये सेटअप बना लो और ये उसका व्हीट स्टोन ब्रिज का सेटअप बना लेना आप। इससे हमने ये सेटअप बनाया है और ये कैलकुलेट करने का तरीका हो गया कि हम कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे। फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। चलो कर लिया होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा नॉन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, नॉन रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स आपका कैसा होता है, एक बॉक्स वाला रेजिस्टेंस होता है जिसमें क्या होती हैं, आपको कीज दी होती हैं। अगर आप रेजिस्टेंस बॉक्स की बात करो तो ये क्या होता है, कुछ इस टाइप का आपका बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, यहां से, जिसको आप सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो कहीं पे भी। और यहां पे क्या होता है, कुछ कीज बनी हुई होती हैं। जब इन कीज को आप क्लोज कर दोगे तो ये आपको कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है ना, इस टाइप से कीज बनी हुई होती हैं। सपोज आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये आपको कुछ रेजिस्टेंस देने लगेगा। सपोज
100 ओम का आपको रेजिस्टेंस देने लगा है। उसी तरीके से आपने इसको भी क्लोज कर दिया तो ये कुछ और ज्यादा रेजिस्टेंस आपको देने लगेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। समझ आया। इसमें जब हम कीज लगाते हैं तो ये क्या देने लगता है, कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू देने लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इसको भी आप बना सकते हो अगर आपको रेजिस्टेंस बॉक्स बनाना है तो। चलो अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो हमने जो अपना सेटअप बनाया था व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, वो कुछ यही सेटअप था हमारा, यही सेटअप था। यहां पे गैल्वानोमीटर लगा हुआ था, गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। यहां पे एक बैटरी लगी हुई थी कुछ रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये हमारा सेटअप था। यहां पे क्या था, हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स था। तो रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे कितना दिया हुआ है, 100, और ये एक्स हमें निकालना है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ए हमारा ये था, बी ये था, और ये सी था, और ये कितना था हमारा, डी था। समझ आया आपको। तो ए से कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे ये 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो 30 इंटू लैम्डा, और ये कितना होगा, 70 इंटू लैम्डा होगा, यही तो होगा। अब आप यहां से बता दो आप कितना आएगा, 100 डिवाइडेड विद x इक्वल टू 30 डिवाइडेड विद 70, 30 डिवाइडेड विद 70, यही तो आएगा। तो x कितना मिल जाएगा बताओ आप, 100 क्रॉस 7/3, तो कितना आ गया, 700/3 ओम। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। समझ आया आपको। फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं। इन ए मीटर ब्रिज द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज 0 एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। If the resistance of resistance box is 100 ohm, then find the unknown resistance। और यहां पे क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर हमें मीटर ब्रिज के वायर की लेंथ दे दी है, ठीक है। अब आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो दोबारा, ठीक है। फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, मैं अभी इसी को सॉल्व करके आपको यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं इसको आप कैसे करोगे। चलो कर लिया होगा ट्राई। अब देखो रेजिस्टेंस बॉक्स का ये कितना है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है। ये एक्स हमें निकालना है। ये लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू लैम्डा हो जाएगा। और ये लेंथ कितना दिया हुआ है हमें, ये लेंथ कितनी है, 120 माइनस 30, तो ये कितना होगा, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर होगा तो 90 इंटू लैम्डा मिल जाएगा हमें, 90 इंटू लैम्डा मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप यहां से बताओ क्या लिख सकते हो आप, 100/x, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो क्या लिख सकते हो आप, 100/x इक्वल टू 30/90, यही तो लिख सकते हो आप। तो अब x कितना मिल जाएगा बताओ आप, 30 से ये 90 जाएगा 3, तो x कितना मिल जाएगा, 300 ओम। x अननोन रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका,
300 ओम। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मीटर ब्रिज की वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर हर बार होना जरूरी नहीं है। कहीं ये आपको 70 सेंटीमीटर दिया जा सकता है, कहीं आपको 150 सेंटीमीटर अगर दे दिया तो कुछ भी यहां पे इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि मीटर ब्रिज के वायर की लेंथ कितनी होती है, दी हुई है, तो आप उसको 100 सेंटीमीटर लोगे, क्योंकि इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर इसके वायर की लेंथ होगी जनरली। समझ आया आपको? तो जनरली हम इसको कितना लेंगे, 100 सेंटीमीटर लेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। फटाफट आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स पे, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उसका सेटअप क्या होता है और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ सेटअप, आप बोल सकते हैं दिस इज अ सेटअप टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऐसा सेटअप है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और इसमें भी आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्ट्स, ये मैंने पोस्ट ऑफिस बॉक्स लिखा है, ठीक है ना, एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के सेटअप पे ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। समझ आ गया आपको? अब हम देखते हैं हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स दिखता कैसा है। तो देखो ये कुछ इस टाइप का आपका सेटअप होता है, ठीक है। इसका डायग्राम अगर आप देखोगे ये कुछ इस टाइप का होता है। यहां पे क्या होता है, हमारा पॉइंट ए होता है, यहां पे हमारा पॉइंट बी होता है और यहां पे हमारा पॉइंट सी होता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है यहां पे दो कीज दी होती हैं, K1, और यहां पे क्या होती है, दूसरी की होती है K2। जो अंदर से पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये किसके ऊपर बना होता है, एक बड़ा सा वुडन बॉक्स होता है जिसके ऊपर ये सेटअप बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वुडन बॉक्स, वुडन फ्रेम होता है, ठीक है। वुडन फ्रेम के ऊपर ये सेटअप हमारा बना होता है। और यहां पे क्या होता है, जो की K1 और K2 हैं वो इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनली कनेक्टेड किससे रहती हैं, ए से और बी से, ए से और बी से इंटरनली वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये आपका सेटअप होता है। यहां पे क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है। रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए हमें इस टाइप का बना हुआ रहता है यहां पे, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए बना हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है, कुछ वैल्यू के हम रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने का मतलब कि इसमें इनबिल्ट रेजिस्टेंस रहता है। हमें क्या करनी पड़ती है, सिर्फ बाहर से हमें की लगानी पड़ती है,
ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या वैल्यू रहती है इसकी, देखो इसकी वैल्यू रहती है 10 ओम, इसकी वैल्यू 100 ओम, इसकी वैल्यू 1000 ओम। ठीक है, 10, 100 और 1000। उसी तरीके से इधर भी कितना रहता है 10 ओम, 100 ओम और 1000 ओम। ठीक है, समझ आया? इस टाइप से ये बना हुआ रहता है। तो इस टाइप से रहता है। यहां पे क्या रहती है, यहां पे भी हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के लिए कीज बनी हुई रहती है। समझ आया आपको? यहां पे भी क्या बनी रहती है, की बनी रहती है, जिसमें आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। ठीक है, ये जो मैं होल्स बना रहा हूं ये क्या है, इसमें अगर हम एक हमारी ऐसी टाइप की की होती है, देखो कुछ ऐसी टाइप की हमारी की होती है मेटल की बनी हुई, इस की को अगर इस होल के अंदर हम डाल देंगे तो क्या होगा, यहां पे ये कनेक्ट हो जाएगा, उतना रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। समझ आया आपको? अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पे 100, 1000, ये 10, 100 और 1000 का क्या रहता है, ये बना हुआ रहता है रेजिस्टेंस। अगर हम इसमें, ये भी आपका होल बना हुआ रहता है, इसको भी मैं उसी टाइप से दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ये है पॉइंट बी आपका, एक होल, 2 होल और 3 होल यहां पे रहते हैं, 1, 2 और 3 होल यहां पे रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये बना हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर यहां पे आप देखोगे तो 4 रेजिस्टेंस ऐसे ही कनेक्टेड रहते हैं इसमें, मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये, मीटर ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। यहां पे क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल बैटरी हमारी कनेक्ट हो जाती है V वोल्ट की, और इसके बीच में क्या होता है, ठीक है, और इसके बीच में हमारा क्या कनेक्टेड रहता है, गैल्वानोमीटर कनेक्टेड रहता है। समझ आया आपको? इसके बीच में गैल्वानोमीटर, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस A और B के बीच, ये पॉइंट आपका A होता है, ये B होता है, ये C होता है और ये D होता है। समझ आया आपको? तो B और D के बीच, B और D के बीच, यहां और इसके बीच हमारा क्या कनेक्ट रहता है, गैल्वानोमीटर कनेक्ट रहता है। क्या कनेक्ट करते हैं हम, यहां से गैल्वानोमीटर ऐसे कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इस की से हम कनेक्ट करके रखते हैं, की से हमने कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से A और C के बीच हमारा क्या कनेक्ट रहता है, बैटरी कनेक्ट रहता है। तो ये पॉइंट आपका C है, A और C के बीच, मीन्स यहां से हम क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस टाइप से, ये हमारी बैटरी कनेक्टेड रहती है। ठीक है, V वोल्ट की हमारी बैटरी है। और A और B के बीच हम क्या करते हैं, जैसे हमने मान लो इस होल में हमने की रखी हुई है, इसमें हमने की लगा दी, 10 ओम वाले होल में हमने की लगा दी, तो और यहां पे हमने क्या करा, 100 ओम वाले में हमने की लगा दी, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 100। तो ये इसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसको हम बोल देते हैं R2 और इसको हम बोल देते हैं R3। ये जो रेजिस्टेंस रहता है पूरा, ठीक है, तो ये A और B के बीच रेजिस्टेंस हमारा कितना है R1 और B और C के बीच रेजिस्टेंस कितना है हमारा R2, और क्या ये आपका A और D के बीच में रेजिस्टेंस, A और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारा R3, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस X रहता है जो D और C के बीच कनेक्टेड रहता है। तो अननोन रेजिस्टेंस हमारा कैसे कनेक्ट रहता है, कुछ ऐसे कनेक्ट रहता है। समझ आया आपको? ये पॉइंट हमारा C पॉइंट है। समझ आया? तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस X कनेक्टेड रहता है यहां पे। तो ये हमारा पूरा सेटअप होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। ठीक है, अब इतना आप पहले बना लो, उसके बाद में इसमें बताता हूं आपको कि इसको आपको कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, चलो बना लिया होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, जब इसमें हमने की होल में हमने क्या लगा दिया, की लगा दी, ठीक है, की लगा दी, तो ये कितना हो जाएगा, अगर R1/R2 का रेशियो हम देखें, R1/R2, अगर R1:R2 का रेशियो हम देखें तो क्या हो सकता है, 100:1, 10
इज टू 1 कॉमा 1 इज टू 1 कॉमा 1 इज टू 10 कॉमा 1 इज टू 100। इतने रेशियो हमारे हो सकते हैं, 100 इज टू 1, 10 इज टू 1, 1 इज टू 1, 1 इज टू 10, 1 इज टू 100। R1 बाई R2 का इतनी पॉसिबिलिटी हमारे पास पॉसिबल है जो इसके रेशियो हो सकते हैं R1 और R2 के। कैसे हो सकते हैं आप देखो, इसमें आपने 10 कनेक्ट कर दिया और इसमें आपने 1000 कनेक्ट कर दिया, तो R1 आपका 10 है और ये 1000 है, तो 1/100 का रेशियो हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आपने यहाँ पे 100 कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 1000, तो 1/10 का रेशियो हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे आपने 1000, यहाँ पे 1000 कनेक्ट कर दिया, तो 1:1 का रेशियो हो गया। इसी तरीके से आप डिफरेंट वेरिएशन में देखोगे तो इतनी पॉसिबिलिटी हमारे सामने पॉसिबल है R1 बाई R2 की। ठीक है, R1 बाई R2 की। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले से ही R1 और R2 को क्या करते हैं, उस रेशियो में हम कनेक्ट करके रखते हैं। तो सबसे एक्यूरेट रीडिंग, मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग किस पे मिलती है, मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग कब आती है, जब रेशियो 1:100 हो या 100:1 हो। जब 100:1 या 1:100 रेशियो होता है तो हमारी रीडिंग मोस्ट एक्यूरेट आती है। उसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस 0.01 तक हम एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग कब आती है, जब 1:1 रेशियो, जब इनका रेशियो 1:1 होगा तब क्या आएगी, लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग। उस केस में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 तक हम इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है, ये 1 2 होता है, यहां पे भी 2 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 20 होता है, ये 20 होता है। इसी टाइप से यहां रीडिंग्स बनी हुई होती हैं। ये 1, इसको आप 1 1 2 2, ये 5। ठीक है, इसी टाइप से यहां पे भी कीज लगाने के लिए बनी होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसमें हम रेजिस्टेंस लेते हैं ताकि हमारे गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जो आए वो 0 आए। हम क्या करते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं, हमने 1:100 पे फिक्स कर दिया इसको रेशियो। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस की में लगाया, फिर यहां पे की लगाया, आगे फिर हमने यहां पे कनेक्ट करा, यहां पे कनेक्ट करा, तो हमें इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है या हम इस रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारा गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है। मान लो हमने यहां की लगाई और यहां की लगाई, हमारा गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ आ रहा है, फिर हम उसको की ऐसे एडजस्ट करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस उतना रहे कि गैल्वानोमीटर में नेट डिफ्लेक्शन हमारा क्या है, 0 आए। जब नेट डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में 0 आने लगेगा तो हम उस समय कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। समझ आया आपको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस X है। ठीक है, तो इसको आपने बना लिया होगा। अब इसको मैं रब करने जा रहा हूं, जो भी लिखना है आप फटाफट लिख लो, फिर मैं अब रब करूंगा इसको। यही बेसिकली हमारा यही सेटअप होता है। ठीक है, इसी को हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। चलो कर लिया होगा। अब देखो, यहां से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज वाले में जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू कैसी होती है। तो जब हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है X, तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। क्या करते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई X, R3 बाई X। जब हमारा ये क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, तो अगर हमें X निकालना है, तो कितना मिल जाएगा हमें, R3 इंटू R2 बाई R1। ये वैल्यू आ जाती है हमारे अननोन रेजिस्टेंस की। ठीक है, समझ आ गया। फटाफट आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो रब कर रहा हूं मैं इसको। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स पे। ठीक है, देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, वो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
and denominator so zero fraction at R equal to 100 ohm, R equal to 100 then find the value of unknown resistance की value आप इस तरीके से लगाएं। मैं आपको दिखाऊंगा फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं बताता हूं इसमें क्या आएगा। ये हमारा हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया X और ये हो गया हमारा R3। ये D है, ये C है, ये B है और ये A है। ठीक है, A और D के बीच आपका कितना है, R3 कनेक्टेड है। यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है और ये X है। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी आपकी कनेक्टेड होगी और यहाँ पे क्या लगा होगा, गैल्वानोमीटर लगा होगा। समझ आया आपको? अब आपको दिखाया जा रहा है कि डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। तो आप क्या लिख सकते हो, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई X, यही तो लिख सकते हो आप। अब आप क्या कर सकते हो बताओ आप, यहां से X अगर आपको निकालना है तो कितना मिलेगा, R3 इंटू R2 बाई R1। R2 बाई R1 निकालोगे आप तो कितना आएगा, R3 की वैल्यू 200 ओम, 200 क्रॉस R2 की वैल्यू R2 बाई R1, R1 बाई R2 1:100 है, तो R2 बाई R1 कितना होगा, 100 होगा। तो कितना आ जाएगी, ओम। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आया आपको? ये इसके अननोन रेजिस्टेंस की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इतने ओम का रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, R1:R2 का रेशियो आपको दिया जाएगा। ये 1:100 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 100:1 भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी रेशियो आपको दिया रहेगा तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना जो भी क्वेश्चन आएगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है पोटेंशियोमीटर। तो अब हम पोटेंशियोमीटर देखेंगे। ठीक है ना, चलो मैं रब कर रहा हूं, इसको कर लिया होगा आपने। अब हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारी तीसरी डिवाइस है। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी भी बैटरी का अगर हमें ईएमएफ मेजर करना हुआ तो वो हम मेजर कर सकते हैं। किन्हीं दो बैटरीज के अगर ईएमएफ का कंपैरिजन करना हुआ तो हम कंपैरिजन भी उससे कर सकते हैं। और अगर किसी एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना हुआ तब भी हम पोटेंशियोमीटर से हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है और ये वर्क करता है ऑन जीरो डिफ्लेक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गैल्वानोमीटर के जीरो डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो पोटेंशियोमीटर जो हमें रीडिंग देता है, जैसे हमें जो वैल्यू वो देगा ईएमएफ की या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की, वो वैल्यू हमारी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होगी क्योंकि वो जीरो डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। अभी जब मैं आपको पोटेंशियोमीटर समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि एक्यूरेट वैल्यू वो क्यों देता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पोटेंशियोमीटर का यूज कहां पे आता है। तो इसका यूज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला यूज इसका कहां पे आता है, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज क्या आता है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ
टू कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स का अगर हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंपैरिजन करना हुआ तब भी हम किसी पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम कर सकते हैं। और तीसरा यूज इसका हम कहां पे करते हैं, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, हमारा पोटेंशियोमीटर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम में बताऊं आपको, तो पोटेंशियोमीटर आपका कुछ इस टाइप का होता है। यहां पे क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एक एरो लगा दूं तो इसको आप क्या बोलोगे, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और क्या होता है, यहां पे एक एमीटर लगा हुआ होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर लगा हुआ होता है। ये क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर लगा हुआ होता है जो एक यूनिफॉर्म वायर होता है। ये वायर कैसा होता है, हमारा एक यूनिफॉर्म वायर होता है, जहां पे भी अगर हम इसकी यूनिट लेंथ पे अगर हम पोटेंशियल मेजर करें, जैसे मान लो हमारा 10 मीटर का ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। ठीक है, 10 मीटर का आपका वायर है, तो अगर 10 मीटर में आप 1 मीटर को आप अलग अलग अगर पोटेंशियल ड्रॉप आप मेजर करो, तो जो 1 मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही नेक्स्ट 1 मीटर का आएगा, वही नेक्स्ट 1 मीटर का आएगा। मतलब 10 पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम रहेगा। ये वायर क्या होता है, इसका यूनिफॉर्म वायर होता है। ठीक है, तो इसकी इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ये सर्किट इसकी बोली जाती है नोन सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं, नोन सर्किट। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी और नोन सर्किट। ठीक है, प्राइमरी सर्किट या इसको हम नॉन सर्किट बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस चीज का हमें मेजरमेंट करना हुआ, सपोज दैट इसका रेजिस्टेंस आप RH ले सकते हो, रियोस्टेट जो है आपका RH, इसमें रेजिस्टेंस आप ले सकते हो, और ये है आपका क्या है, पोटेंशियोमीटर का वायर है। ठीक है, तो हमें जिस अननोन का, जिसका हमें EMF निकालना हुआ, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हुआ, या तो हमें कंपैरिजन करना हुआ दोनों के EMF का, दो बैटरी के, तो उसको हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। वो सेकेंडरी सर्किट कुछ यहां पे बनी हुई होती है। यहां पे क्या करते हैं, कोई एक सेल लगा दिया हमने, और यहां पे क्या बना होता है, एक गैल्वानोमीटर लगा होता है, और इसके साथ में एक जॉकी लगी हुई होती है। ये एक मेटल की जॉकी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटल जॉकी। आप इसको बोल सकते हो मेटल जॉकी। ठीक है, मेटल जॉकी होती है, जिसको हम इस पोटेंशियोमीटर वायर पे कहीं पे भी हम टच करा सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको क्या करते हैं, यहां पे रख के देख सकते हैं, यहां पे रख के देख सकते हैं, यहां पे रख के देख सकते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या देता है, कनेक्शन देता है कि हम किसी भी पोटेंशियोमीटर के किसी भी पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो इसका वायर है, इसके किसी भी पॉइंट पे हम इस जॉकी को रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा सर्किट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सर्किट हमारा बोला जाता है अननोन सर्किट। अननोन सर्किट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। और ये जॉकी जो होता है, इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर पे हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। तो आप फटाफट ये डायग्राम पहले बना लो। प्राइमरी सर्किट क्या होता है, सेकेंडरी सर्किट क्या होता है, नोन सर्किट कौन सा है, अननोन सर्किट
कौन सा है ये आप बना लो और ये चीज लिख लो, फिर मैं आपको इसके आगे की चीजें समझाता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर का हमें क्या निकालना रहता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें क्या निकालना रहता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। जिसकी हेल्प से हम ये जो गिवन हमारी यूजेस थे उनको हम मेजर करने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करें, मान लो ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर है, ये हमारा एमीटर लगा हुआ है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RH है और यहां पे क्या है, इसका वायर कनेक्टेड है, ठीक है। और इस वायर की लेंथ कितनी दी हुई है, L दी हुई है। समझ आया आपको, वायर की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, L दी हुई है। ये हमारी प्राइमरी सर्किट हो गई। सेकेंडरी सर्किट मान लो कुछ ऐसी दी हुई है, आपको जरूरत नहीं है सेकेंडरी सर्किट बनाने का, वैसे आप बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा। ये क्या होता है, हमारा गैल्वानोमीटर होता है और ये क्या होती है, जॉकी होती है, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब हमें अगर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना हुआ तो हमें क्या निकालना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बोल सकते हो आप, के बोल सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो सिंबल आप इसका लिख सकते हो। जनरली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालना है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वायर के यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। समझ आया आपको, यूनिट लेंथ पे इसका जितना पोटेंशियल आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखें, इसका मान लो EMF E है, जो कि अभी आपकी कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ये रियोस्टेट RH इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ से A एम्पियर का करंट जा रहा है। हमने क्या मान लिया कि ये जो करंट इसमें से जा रहा है ये I जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें I की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, E डिवाइडेड विद RH प्लस इसका रेजिस्टेंस, ये जो वायर का रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस आप लिख लो, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R। वायर का रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, ये कंप्लीट वायर का जो रेजिस्टेंस है ये R है। तो ये हमारा I की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू हमें इतनी मिल गई, ठीक है। अब अगर हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हुआ, इसके अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस अगर आपको V, मान लो इसको मैं पॉइंट बोल देता हूं A और इसको पॉइंट बोल देता हूं B, तो VAB अगर आपको निकालना हुआ तो I इंटू R से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिल जाएगा, ER डिवाइडेड विद RH प्लस R, यही तो मिलेगा। अब अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, VAB डिवाइडेड विथ L कर देंगे, ठीक है ना। VAB को हम किससे डिवाइड कर देंगे, L से। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां से आप देख के बताओ क्या आ जाएगा, ER डिवाइडेड विथ RH प्लस R इंटू 1/L। ये हमारा आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गया, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्या आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है। दैट मींस यूनिट लेंथ पे, अगर हम यूनिट लेंथ पे देखें तो कितना पोटेंशियल आएगा, तो वो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का एक और तरीका बताता हूं जब आपका RH ना गिवन हो, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो, अगर मान लो यहां पे RH गिवन नहीं है, ठीक है, अगर आपको RH नहीं गिवन है, RH गिवन नहीं है,
ये आपका क्या है, सिर्फ आपकी एक बैटरी लगी हुई है और एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या है आपका, आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर, ठीक है, आइडियल एमीटर है। आइडियल एमीटर बोलने का मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। अगर आइडियल मैंने बोल दिया तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। समझ आया आपको? अगर ये दिया हुआ है तो आप बताओ इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना होगा, ई होगा। तो अगर अब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इस केस में अगर हमें निकालना हुआ तो कितना आएगा, लैम्डा। अगर हम बोल दें इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा कितना आ जाएगा, ई बाई एल। समझ आया आपको? जो इसके क्रॉस पोटेंशियल आ रहा है उससे आप निकालोगे कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा, क्योंकि ई ही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। जो पोटेंशियल यहां पे है वही तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल होगा। तो अगर ए बी के क्रॉस हमें पोटेंशियल मिल गया तो हम लेंथ से अगर डिवाइड कर दें तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता लग जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं तीनों यूज बताऊंगा तो इसी का मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली है क्या, ठीक है। यूनिट लेंथ पे जो उसका पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। चलो लिख लिया होगा आप लोग, इसको भी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं अपना यूज, पोटेंशियोमीटर का हम यूज कहां कहां पे करते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज हम देखते हैं। सबसे पहला यूज क्या है, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल। एक सेल का ईएमएफ अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें निकालना हुआ ईएमएफ तो हमारी सर्किट कैसी बनती है, देखो कुछ इस टाइप की हमारी सर्किट बनेगी। मैं अब इसको आइडियल केस में लेके चल रहा हूं, इसमें मैं रियोस्टेट नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इसका पोटेंशियल ई है, तो ये हमारी एक प्राइमरी सर्किट हो गई, ये प्राइमरी सर्किट हो गई हमारी। इसमें हम सेकेंडरी सर्किट को कनेक्ट करते हैं। सेकेंडरी सर्किट में हमारा जो अननोन है, अननोन बैटरी, जो अननोन सेल है वो कैसे रहेगा, कुछ इस टाइप से कनेक्टेड रहेगा। यहां पे गैल्वानोमीटर रहेगा और ये हमारी जॉकी रहेगी, ठीक है। ये हमारी जॉकी रहेगी और हमें इसका पोटेंशियल E1 क्या करना है, मेजर करना है। E1 क्या करना है, हमें इसका पोटेंशियल मेजर करना है और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, कितना है, लैम्डा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, लैम्डा है। तो देखो इसका ईएमएफ हम कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, बैटरी की जो पोलैरिटी होती है, जो इसकी पोलैरिटी होगी, अगर इसका पॉजिटिव इधर है तो जिसका आप निकालने जा रहे हो ईएमएफ उसका भी पॉजिटिव उधर ही होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना, पोलैरिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों का इस पॉइंट पे हाई पोटेंशियल मिलना चाहिए और जो दूसरा वाला पॉइंट है उस पे लो पोटेंशियल मिलना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? तो इसकी पोलैरिटी अगर इन केस आपने ऐसी बना दी तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, तब आप मेजर नहीं कर पाओगे। इसकी पोलैरिटी आपको ध्यान रखनी है, कैसे रखनी है, जिधर इसका पॉजिटिव होगा उधर इसका भी पॉजिटिव होगा। अगर मैंने यहां इसका पॉजिटिव इधर ले लिया होता और नेगेटिव इधर ले लेता तो मैं इसकी भी पोलैरिटी रिवर्स करता, इसकी भी पोलैरिटी इधर नेगेटिव होता और इधर पॉजिटिव होता। समझ आया आपको? तो जो इसकी पोलैरिटी रहेगी, जिधर इसका पॉजिटिव रहेगा उधर ही आपके अननोन बैटरी का या अननोन सेल का भी पोटेंशियल आपका उधर ही उसी वे में आप लगाओगे बैटरी, ताकि उसका हायर पोटेंशियल इसके हायर पोटेंशियल की साइड पे रहे। समझ आ गया? ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है, इस बैटरी का ईएमएफ हमें मेजर करना है। इस बैटरी का ईएमएफ कितना आता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी जॉकी है उसको सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो हमने बहुत पास में कनेक्ट कर दिया, यहां पे हमने जॉकी कनेक्ट कर दी,
यहां पे जब हमने जॉकी कनेक्ट करी तो क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन कुछ आ रहा था इस डायरेक्शन में। जॉकी कनेक्ट आप करोगे तो डिफ्लेक्शन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। ये इसका 0 है और डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर का किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। इसमें गैल्वानोमीटर हमारा कैसा होता है, गैल्वानोमीटर कुछ इस टाइप का होता है। यहां पे इसका 0 होता है और इधर में इसकी रीडिंग्स बनी हुई होती हैं। तो पॉइंटर आपका दोनों साइड में डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो गैल्वानोमीटर का पॉइंटर वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो इस गैल्वानोमीटर में जब हमने इस पॉइंट पे लगाया तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। इसका क्या मतलब हुआ, करंट इसमें से इधर से जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तभी तो ये डिफ्लेक्शन इधर शो कर रहा है। करंट इसमें से किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हमने देख लिया कि डिफ्लेक्शन इधर है, फिर हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटा के हम इधर की तरफ लगाएंगे। इधर की तरफ सपोज हमने लगाया और ये डिफ्लेक्शन अब किधर शो करने लगा, इस डायरेक्शन में शो करने लगा। इस डायरेक्शन में शो करने का क्या मतलब हुआ, करंट अब ऐसे फ्लो करने लगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। तो हमारा जो नल पॉइंट होता है, नल पॉइंट हमारा इसके और इसके बीच में कहीं पे होगा। नल पॉइंट कहां पे होगा, या तो यहां पे या तो यहां पे, जहां पे हमारा गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0 आ जाए। गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जहां पे 0 आ जाएगा हम उस पॉइंट की को देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने जॉकी को मूव करते हुए लाएंगे। मान लो हमने मूव करते हुए हम लोग लाए और जब हमने यहां पे देखा, इस पॉइंट पे जब हमने जॉकी को रखा, यहां पे क्या हुआ, गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आ गया, एग्जैक्टली 0 आ गया। इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, यहां आप लिख सकते हो एट दिस पॉइंट, मान लो इसको मैंने पॉइंट बोल दिया P, एट P the galvanometer shows 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर क्या कर रहा है, 0 डिफ्लेक्शन आपका शो कर रहा है। तो अगर ये 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वही मतलब हुआ इसका। अगर ये 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब इस सर्किट में, जो ये सेकेंडरी सर्किट है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आप बताओ, ये अगर मैं पॉइंट बोल दूं A और P, ए और P के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही सेम पोटेंशियल E1 का होगा। जो इसके बीच A और P के बीच पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही सेम पोटेंशियल यहां पे होगा। तभी तो, अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तभी तो यहां से करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल कुछ ज्यादा या कम हुआ तो डेफिनेटली किसी ना किसी डायरेक्शन में हमारा करंट मिलता। लेकिन अब अगर पोटेंशियल, इसमें गैल्वानोमीटर से करंट 0 जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, जो AP का पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा, E1 के बराबर होगा, वही होगा, वही कंडीशन आएगी। समझ आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने मान लिया ये लेंथ हमारी कितनी है, L1 है। ये लेंथ हमने क्या मान ली, L1 है। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L1। समझ आया, ये हमारा EMF मिल जाएगा लैम्डा टाइम L1। तो गैल्वानो, ये पोटेंशियोमीटर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन 0 डिफ्लेक्शन। वर्क्स ऑन 0 डिफ्लेक्शन। 0 डिफ्लेक्शन पे ये हमारा पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। तो जहां पे डिफ्लेक्शन हमारा 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, जो L1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आया है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा और E1 की यही क्या होगी, वैल्यू होगी। तो ये आपका अननोन पोटेंशियल निकालने का आपका तरीका हो गया, ठीक है। अब यहां पे ये लैम्डा को आप लिख सकते हो, जहां पे लैम्डा क्या है, E/L,
जहां पे लैम्डा क्या है E बाई एल, और एल आप क्या बोल सकते हो, एल आपकी ये वाली लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की पोटेंशियोमीटर वायर की पूरी लेंथ जो है वो कितनी है, E बाई एल है। समझ आ गया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है ना? चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो अब क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे हम देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन इस पे बन सकता है। हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें पोटेंशियोमीटर का क्या दिया हुआ है, सेटअप दिया हुआ है हमें, ये पोटेंशियोमीटर का सेटअप दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 10 मीटर है, और सपोज ये बैटरी हमारी कितनी है, 400 वोल्ट की, 400 वोल्ट की हमारी बैटरी है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 400 नहीं, इसको आप 200 वोल्ट ले लो। ठीक है, 400 ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या दिया हुआ है, एक ये सेकेंडरी सेल हमारी दी हुई है, सेकेंडरी सेल है हमारी, यहां पे गैल्वानोमीटर जी है। अब ये क्या दिखा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लो A है, तो ये किस डिस्टेंस पे दिखा रहा है आपका L1, ये मान लो आपका 3.2 मीटर पे आपका जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और ये E1 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, E1 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अगर वर्ड फॉर्मेट में दिया होता तो आपको क्या दिया होता, द EMF ऑफ नोन सेल इन ए पोटेंशियोमीटर इज 200 वोल्ट एंड द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर and the null point, we are using this potentiometer to calculate the EMF of a unknown cell when we connect the jockey at point P, which is 3.2 meter from point A, then it shows zero deflection. Then find what is the value of unknown battery EMF E1. ठीक है, वर्ड में अगर दिया होता तो आपको इस तरीके से दिया जाता। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, E1 निकालना है। तो क्या मैंने आपके लिए बताया, E1 हमारा कितना होगा, लैम्डा टाइम्स ये डिस्टेंस L1, यही तो मैंने बताया था आपको। अब यहां से E1 की वैल्यू आप निकाल लो, E1 लैम्डा कितना आएगा हमारा 200। इसका सोल्यूशन अगर हम लिखें, आप लोग पहले ट्राई कर लेना फिर इसका सोल्यूशन देखना। 200 डिवाइडेड विथ कितना आएगा, 10 मीटर, 10, 200 डिवाइडेड विथ 10 इंटू L1, L1 कितना है हमारा 3.2। तो अगर हम E1 की वैल्यू निकालें तो E1 कितनी आ जाएगी बताओ, यहां से अगर हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 64 वोल्ट। तो हमारा जो अननोन EMF की जो बैटरी है उसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 64 वोल्ट। समझ आ गया? तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, ये आपका फिगर दिया हुआ है, इससे आपको सॉल्व करना है कि अननोन रेजिस्टेंस, अननोन बैटरी का EMF क्या होगा। ठीक है, लिख लो आप। चलो लिख लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। कुछ भी बोल ये हम कुछ भी बोल वी आर यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर नोन डाटा में बैटरी लगाई ये नोन डाटा से उसके बाद कुछ बोल लगा जल्दी से फाइंड द EMF ऑफ एन अननोन सेल ग्राममीटर सोच जीरो सेक्शन ग्राममीटर जीरो सेक्शन है कोड मीटर कोड तो क्या कोड मीटर कोड मीटर देन फाइंड अननोन EMF अननोन क्या करना है अननोन ये क्या है और इस समस्या को क्या है आगे अननोन सेल का। ठीक है, फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं।
चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसको मैं बताता हूं आपको। तो अगर आप E1 निकालते हो, E1 क्या आता है आपका लैम्डा टाइम्स L1 आता है। लैम्डा कितना है बताओ आप, 250 वोल्ट डिवाइडेड विथ कितना मीटर है, 10 मीटर क्रॉस। अब इसमें L1 है, L1 250 सेंटीमीटर है, तो इसको आप क्या कर दोगे 2.5 मीटर कर दोगे आप, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये किस में मिलेगा आपको, वोल्ट में मिलेगा, ठीक है ना। ये किस में मिलेगा आपको, वोल्ट में मिलेगा। तो अगर 10 से आप डिवाइड करोगे, यहां 25 से आप 625 वोल्ट, 62.5 वोल्ट, ये E1 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आया आपको। तो इसी टाइप को आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कहीं आपको क्या दे दिया जाएगा कि यूनिट वायर की रेजिस्टेंस आपको दे दिया जाएगा कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, मान लो 100 ओम दिया हुआ है, और उसमें एक रियोस्टेट कनेक्ट है 20 ओम का, और प्राइमरी बैटरी का ईएमएफ आपको दे दिया जाएगा। तो आपसे अगर उस केस में पूछा जाए कि इसका बताओ आप अननोन ईएमएफ कितना आएगा, तो उस केस में आप लैम्डा निकालते टाइम पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो आपको मैंने बताया था। क्या आप यूज करोगे, पहले आप करंट निकालोगे थ्रू द सर्किट, उसके बाद आप ए और बी पॉइंट जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसके अक्रॉस आप निकालोगे कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, उसको आप लेंथ से डिवाइड करोगे, तब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरी सर्किट में करंट निकालना है। अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो करंट आप निकाल लोगे, करंट निकालने के बाद आपको पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस। उस ड्रॉप को आपको लेंथ से डिवाइड करना है, लेंथ से आप डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, लैम्डा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लैम्डा, जो कि क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मिल गया तो लैम्डा टाइम्स L1 करके आप निकाल सकते हो कि क्या आएगा ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग दूसरे यूज पे इसके बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग इसका दूसरा यूज देखते हैं। अगर दो बैटरीज हमें दी हुई हैं, उनके ईएमएफ का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। दो बैटरीज के ईएमएफ का हमें कंपैरिजन करना है। तो दूसरा यूज इसका हम देखते हैं, सेकेंड यूज, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल का हमें ईएमएफ का कंपैरिजन करना है। अब इसके केस में देखो आपका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। मान लो ये आपका नोन पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, ठीक है। ये नोन सर्किट है आपका, इसका ईएमएफ आपको ई दिया हुआ है, इसका ईएमएफ ई है। यहां पे हम क्या करते हैं, दो बैटरी जिनको हमें कंपेयर करना है उनको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और यहां पे हम क्या लगा देते हैं, K1 और K2 दो स्विच लगा देते हैं हम। समझ आया। इसको मैंने बोल दिया E1, इसको मैंने बोल दिया इसका ईएमएफ है E2, और यहां पे स्विच क्या है K1, ये स्विच है K2, और यहां से क्या करते हैं हम गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं, और ये इसका जॉकी बना हुआ होता है, ठीक है। ये सर्किट होती है हमारी। अब हम क्या करते हैं, अब अगर हमें ईएमएफ कंपैरिजन करना हुआ तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप, क्लोज K1 एंड K2 remains open, close K1 and K2 remains open। फिर क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट।
क्या करना है आपको? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर नल डिफ्लेक्शन आपको कितने पे मिल रहा है, यहां पे आप लिखो थर्ड, आप क्या लिखोगे? इफ नल डिफ्लेक्शन इज एट L1, देन क्या होगा? E1 आपका कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स L1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, पहले में हमने क्या करा, इसको ओपन रखा और K1 को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। K1 को जब हम क्लोज करेंगे तो मान लो हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है कुछ यहां पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है और इसकी लेंथ कितनी है? L1 है। तो अभी मैंने EMF निकालने वाले फॉर्मूले से बताया था आपको, अगर ये ओपन है तो ये तो कनेक्ट होगा नहीं इस सर्किट में, सिर्फ कौन कनेक्ट होगा? E1 आपका सर्किट में कनेक्ट होगा और नल डिफ्लेक्शन आपका L1 पे मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका EMF कितना होगा? लैम्डा टाइम्स L1 होगा, यही तो होगा। इसके पहले हमने यही पढ़ा है जब हम बैटरी देख रहे थे, पहले एक अननोन EMF हम कैसे निकालते थे? इसी मेथड से तो निकालते थे। एक सेल अगर कनेक्टेड है, यहां पे अगर नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो लैम्डा L1 हम करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? K1 को हम ओपन रखेंगे और K2 को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। K2 को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे और फिर हम अपना नल पॉइंट देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर पे हमारा नल पॉइंट कहां मिल रहा है। तो सेकंड में क्या करेंगे? क्लोज K2 एंड K1 रिमेन्स ओपन, K1 रिमेन्स ओपन, फाइंड, फिर सेकंड स्टेप फाइंड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इफ नल डिफ्लेक्शन इज एट L2, इफ नल डिफ्लेक्शन इज एट L2, देन तब आप क्या बोल सकते हो? E2 जो होगा वो लैम्डा टाइम्स L2 होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये E1 जो था लैम्डा टाइम्स L1 था, इक्वेशन 1, और E2 कितना हो गया? लैम्डा टाइम्स L2 हो गया। अब देखो इसको कैसे करना है आपको। अब K1 आपका ओपन हो जाएगा और K2 को आप क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। इसको आपने क्लोज कर दिया तो अब इस सर्किट में कौन कनेक्ट हो गया? सिर्फ E2 कनेक्ट हो गया। अब मान लो इसका नल डिफ्लेक्शन कुछ यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, सपोज नल डिफ्लेक्शन आपका यहां पे आ रहा है और ये लेंथ कितनी दी हुई है? L2 दी हुई है। अगर ये लेंथ L2 है तो आप जानते हो, आपने इसके पहले निकाला हुआ है कि EMF हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आप E2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप? लैम्डा टाइम्स L2 आ जाएगा। लैम्डा टाइम्स L2 यही तो आएगा, यही आएगा ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? इसका कंपैरिजन करूंगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं उसके बाद आपको कंपेयर करके बताता हूं इनका कि क्या आएगा। चलो कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो अब यहां पे दो इक्वेशन आपको मिल गई। अब क्या करो आप? 1 को डिवाइड कर दो 2 से। 1 को अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको? E1 बाई E2 कितना मिल जाएगा आपको? L1 बाई L2। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। इसी से हम क्या करेंगे? EMF का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। समझ आया? तो E1 और E2 का अगर कंपैरिजन करना है तो E1 बाई E2 रेशियो निकालना होगा आपको, L1 बाई L2 से आ जाएगा। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इस पे देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम इस पे पूछी जाती है ना। एक प्रॉब्लम देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
चलो कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं इसको। Then null deflection point is at, then null deflection point is at 500 centimeter, 500 centimeter. If K1 is connected with cell E1 and K2 is connected with cell E2, then fine. E1 E2 ये फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो और आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब मैं देखो इसको मैं अब रब करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं बचा है लिखने के लिए, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो एक 450 पे है और एक 500 पे है। ठीक है, तो E1 जब क्लोज है, जब E1 आपका क्लोज होता है तो ये कितने पे है, तो E1 बाई E2 आपको क्या मिलता है, L1 बाई L2। E1 क्या है, जब L1 पे वो मिल रहा था, तो E1 बाई E2 क्या मिल जाएगा बताओ। यहाँ पे 450 पे पहले ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, बाद में नल डिफ्लेक्शन कितने पे शो कर रहा है, 500 पे। तो अगर आप इसको करोगे तो कितना मिल जाएगा, E1:E2 कितना मिल जाएगा, 9:10। 9:10 का इनका रेशियो होगा। समझ आया आपको, ये आप फटाफट नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन आपको बहुत घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है, लेकिन आपका आंसर बस सिंपल ही होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आप L1 बाई L2 से निकाल लोगे कि उनका EMF का कंपैरिजन क्या होगा, उनका रेशियो क्या आएगा EMF का। ठीक है, नोट कर लो आप, ये आपका सोल्यूशन है। समझ आया, इसी टाइप के क्वेश्चन कंपैरिजन पे पूछे जाएंगे तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं रब कर रहा हूं अब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा यूज, जो हम क्या करते हैं, सेल का EMF, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो तीसरा यूज क्या है, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब इसके लिए देखो सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। सर्किट डायग्राम हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा नोन सर्किट है EMF पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, इसका EMF है E और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा सेटअप लगाते हैं। बैटरी हमारी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसका EMF है E1। ठीक है, अब इसके साथ क्या करते हैं, हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं R, जिसको हम एक की से कनेक्ट कर देते हैं। एक की से हम क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा गैल्वानोमीटर होता है और ये क्या होती है, हमारी जॉकी होती है। ठीक है, इसको हम एक की से कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे के आपका कनेक्टेड है और ये रेजिस्टेंस सपोज R है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आप स्टेप्स पहले देखो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला व्हेन K is open, when K is open, then galvanometer shows zero deflection at
L1 एट L1, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, K आपका ओपन रहता है तो गैल्वानोमीटर आपका किस पे डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, L1 पे। तो अगर ये L1 पे शो कर रहा है, इसका मतलब इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा होगा, K आपका ओपन है, दैट मीन्स ये सर्किट का R से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली सर्किट आपकी इसमें कनेक्ट होगी। तो अगर ये L1 पे दिखा रहा है आपका जीरो डिफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, E1 जो होगा, अगर इसमें से करंट नहीं जा रहा है तो R के अक्रॉस कोई ड्रॉप भी नहीं आएगा। तो E1 जो इसका पोटेंशियल है वो क्या होगा, इसके ग्रेडियंट के बराबर होगा। इसका इतना, जितना L1 तक इसका पोटेंशियल आएगा उसके बराबर होगा। मान लो यहां पे ये L1 शो कर रहा है, ठीक है, ये लेंथ है आपकी L1, समझ आया आपको। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, E1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L1, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, when K is closed, when K is closed, then galvanometer shows zero deflection at L2। अब जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो ये किस पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, L2 पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो अब आप मान लो स्विच को आपने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब ये L1 नहीं है, अब हम देखेंगे L2 हमारा कहां पे आ रहा है। जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया, तो इसमें भी कुछ करंट फ्लो करने लगेगा, इसमें कुछ करंट फ्लो करने लगेगा, समझ आया आपको। इसमें अगर करंट फ्लो करने लगेगा तो क्या कंडीशन आएगी बताओ आप। ये डिफ्लेक्शन कुछ यहां पे दिखाने लगेगा, जीरो डिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे तो कुछ यहां पे दिखा रहा है। ये लेंथ कितनी है, L2 है, जहां पे ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वहां तक की लेंथ कितनी है आपकी, L2 है, ठीक है ना। ये लेंथ आपकी L2 है। तो अब इस केस में आप क्या बोल सकते हो, इस केस में सपोज यहां पे एक करंट क्या फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, अगर L2 पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप दोनों जगह पे सेम होगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दैट मींस ये जितना पोटेंशियल ड्रॉप देगा वही सेम पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे भी होगा। समझ आया आपको, पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, यहां पे भी सेम आएगा, समझ आया। तो यहां पे क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, I इंटू आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L2 कर सकते हो आप। तो आप क्या लिख सकते हो, I इंटू आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L2 लिख सकते हो आप। अब I की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालो इस सर्किट से, क्योंकि इसमें अगर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा होगा, तो जो भी करंट जाएगा वो इसी सर्किट में जाएगा। तो अगर आप I की वैल्यू निकालो तो कितना मिल जाएगी बताओ आप, E1 डिवाइडेड विद स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यही मिलेगा। E1 डिवाइडेड विद स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब I की वैल्यू आप यहां रख दो, I की वैल्यू आपने यहां रख दी तो कितना मिल गया, E1 R डिवाइडेड विद स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L2। इक्वेशन नंबर इसको आप मान लो 3। ये कौन सी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन नंबर 3। फटाफट आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। K आपका ये था, ठीक है ना। जब स्विच ओपन है तो L1 पे आ रहा है, जब स्विच क्लोज कर दिया तो L2 पे आ रहा है, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में क्या कंडीशन बनेगी। अब देखो, अगर आप दोनों को सपोज आपने क्या कर दिया, 1 डिवाइडेड विद 3, 1 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया
तो 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, E1 डिवाइडेड विद E1 R प्लस कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2, यही मिल जाएगा। अब E1 और E1 आपका कैंसिल हो गया, यहां क्या मिल गया, R प्लस कैपिटल R डिवाइडेड विद कैपिटल R इक्वल टू L1 बाई L2, ये मिल गया। अब यहां से आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस 1 इक्वल टू L1 बाई L2। अब यहां से क्या करो, 1 को आप इधर ले जाओ तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को आप इधर ले जाओगे तो L1 माइनस L2 दे देगा, ये आपको L1 माइनस L2 डिवाइडेड विद L2 इंटू R, ये आपकी स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई। इसी से हम निकालेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा पोटेंशियोमीटर के केस में। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम किस टाइप से क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलो कर लिया है होगा। ठीक है, तो फटाफट आप इसको सॉल्व कर लो और निकाल लो आप आंसर क्या आएगा इसका। सिंपल सा आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, इसका आप EMF E ले सकते हो। ठीक है, फटाफट कर लो आप लोग, फिर मैं बताता हूं। चलो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं बताता हूं। देखो यहां पे L1 आपको कितना मिलेगा, L1 आपको कितना मिलेगा 250 सेंटीमीटर, L2 कितना मिलेगा आपको 200 सेंटीमीटर। अब R का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट निकाला था, R कितना होता है, कैपिटल R L1 माइनस L2 डिवाइडेड विद L2, यही तो होता है। अब यहां पे रख दो आप R की वैल्यू 10, L1 की वैल्यू 250 माइनस 200 डिवाइडेड विद 200। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 ओम। सॉल्व करोगे आप तो यहां से कितना मिलेगा 50 डिवाइडेड विद 200, 50 डिवाइडेड विद 200 तो 50 डिवाइडेड विद 4 मिलेगा, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 2.5 ओम। तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 2.5 ओम। समझ आया, तो फटाफट आप इसको नोट कर लो। ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने टाइप का इसका यूज होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप लोग अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, फटाफट आप नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूं इसको। चलो कर लिया होगा। अब मैं यहां पे देखो, यहां पे आपका पोटेंशियोमीटर अब खत्म हो जाता है। एक दो पॉइंट्स आपका गैल्वानोमीटर और एमीटर के बारे में मुझे लिखवाना है, वो पॉइंट्स आप लोग लिख लो फटाफट, फिर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है ना, क्या पॉइंट्स हैं उसको आप लिख लो। पहला पॉइंट क्या है, द resistance of an ideal voltmeter is infinite होता है। आइडियल वोल्टमीटर अगर दिया हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और अगर आपका एमीटर दिया हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ
एन आइडियल एमीटर इज जीरो। आइडियल एमीटर के रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो आप जानते हो एमीटर और वोल्ट मीटर आपके कैसे कनेक्ट होते हैं। जैसे ये इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आपको क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इसके क्रॉस हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब इसमें करंट क्या है, जाएगा, जीरो जाएगा। अगर ये आपका आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसमें करंट जीरो जाएगा और जो भी करंट यहां से फ्लो करेगा वो पूरा का पूरा करंट किससे जाएगा, आर रेजिस्टेंस से आपका जाएगा। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा आपका। ठीक है ना। आइडियल वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है, करंट इसमें जीरो जाता है क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब, ये बिहेव करेगा एज ए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। तो इसमें कोई भी करंट फ्लो आपका नहीं करता है। तो अगर आप इसमें से पोटेंशियल निकालोगे, इसका पोटेंशियल अगर V आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, I इंटू आर। समझ आया आपको, I इंटू आर ये मिल जाएगा। उसी तरीके से जब हम एमीटर की बात करते हैं, एमीटर का रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। रेजिस्टेंस जीरो बोलने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इस एमीटर की वजह से इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा अक्रॉस द एमीटर। अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो है तो ये एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह होगा, इसका मतलब इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप आपका नहीं आएगा। तो अगर आपको करंट I निकालना है तो I कितना मिल जाएगा आपको, E बाई आर। I कितना मिल जाएगा आपको, E बाई आर, जो कि इसमें कोई भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। समझ आया। तो ये आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल एमीटर की ये कंडीशन होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहीं पे अगर दिया हुआ है आइडियल तो आप समझ जाना कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और इसका रेजिस्टेंस जीरो। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है ना। चलो, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। आज हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे, नहीं तो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आरसी सर्किट मेनली देखेंगे। आरसी सर्किट सॉल्व करने के बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर क्वेश्चंस पे। ठीक है ना। तो देखेंगे हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं आरसी सर्किट करने के बाद। तो जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा हम करेंगे और देखते हैं, अगर और भी क्वेश्चन करना हुआ तो हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।